क्या राजनीति का कोई विज्ञान हो सकता है? क्या ऐसे कोई नियम हैं जिनसे हम समझ सकें कि कुछ देश कामयाब क्यों होते हैं और कुछ नाकामयाब? क्यों कहीं लोकतंत्र जड़ें जमा लेता है और कहीं तानाशाही हावी हो जाती है? आज हम जिस विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं, वो इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की एक कोशिश है। इसका नाम है तुलनात्मक राजनीति। और ये नाम सुनते ही, जैसा आपने कहा, अक्सर लोगों के दिमाग में दो देशों के झंडों या उनके नेताओं की तस्वीरें आती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं जासूसी का काम है। ये समझने की कोशिश है कि किसी देश के राजनीतिक पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। और ये नजरिया शायद दूसरे विश्व युद्ध के बाद ज्यादा तेजी से बदला है ना? बिल्कुल। तब तो इस विषय में एक क्रांति ही आ गई, जब दुनिया का नक्शा बदल रहा था, नए नए देश आजाद हो रहे थे। हाँ, क्योंकि तब विद्वानों को एहसास हुआ कि सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन जैसी पश्चिमी सरकारों को समझने से काम नहीं चलेगा। दुनिया में राजनीति के और भी कई रंग हैं, खासकर एशिया और अफ्रीका के नए देशों में। सही बात है। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी फैसिनेटिंग सफर के बारे में है कि कैसे राजनीति को समझने का नजरिया बदला और ये सिर्फ संस्थाओं के अध्ययन से आगे बढ़कर इंसानी व्यवहार को समझने की कोशिश बन गया। बिल्कुल, ये सिर्फ क्या है का नहीं, बल्कि ऐसा क्यों है और ये कैसे काम करता है, इसका विश्लेषण है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि अब ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस तक ही सीमित नहीं रहा। इसे समझने के लिए आपको थोड़ी इकोनॉमिक्स, थोड़ी साइकोलॉजी और थोड़ी सोशियोलॉजी, सब कुछ समझना पड़ता है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं तुलनात्मक राजनीति, तो इसका असल में मतलब क्या है? कुछ विचारकों ने इसे समझाने की कोशिश की है, जैसे E.A. फ्रीमैन। हाँ, फ्रीमैन ने कहा था कि ये अलग अलग तरह की सरकारों और राजनीतिक संस्थाओं को आमने सामने रखकर उनका विश्लेषण करना है। ठीक है। और इसे और आसान शब्दों में कहें, जैसा एम कर्टिस ने समझाया, तो ये सिर्फ संस्थाओं को नहीं, बल्कि उनके काम करने के तरीके और लोगों के राजनीतिक व्यवहार को भी देखता है। अच्छा। और वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि अलग अलग देशों में इन चीजों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी दूर करना जरूरी है, जो अक्सर लोगों को होता है। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच का फर्क। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर है नहीं। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, क्योंकि इसी फर्क में इस विषय की पूरी क्रांति छुपी है। देखिए, तुलनात्मक सरकार का नजरिया वो पुराना और काफी सीमित था। इसे ऐसे समझिए कि आप क्रिकेट को समझने के लिए सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया की रूल बुक यानी नियमों की किताब पढ़ रहे हैं। उससे तो कुछ खास समझ नहीं आएगा। असली खेल तो मैदान पर होता है। बोर्ड की पॉलिटिक्स, सब कुछ मिस कर देंगे। तुलनात्मक सरकार बस वही रूल बुक पढ़ रहा था, किस देश का संविधान क्या कहता है, संसद कैसे बनती है वगैरह। और फिर सब कुछ बदल गया। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एशिया और अफ्रीका के नए देश सामने आए, तो विद्वानों को समझ आया कि उनकी राजनीति सिर्फ संविधान की किताबों से नहीं चलती। वहां सेना का, कबीलों का, धर्म का एक अलग ही खेल चल रहा था। अच्छा, तो तुलनात्मक राजनीति वो बड़ा बदलाव था जब स्कॉलर्स ने कहा कि हमें सिर्फ रूल बुक नहीं, बल्कि पूरा का पूरा खेल देखना होगा। खिलाड़ी, मैदान, दर्शक, नियम और यहाँ तक कि वो अनलिखे नियम भी, जो सबको पता होते हैं पर कहीं लिखे नहीं होते। बिल्कुल सही। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति का कैनवस बहुत बड़ा है। इसमें सरकारें तो हैं ही, साथ में कबीले, दबाव समूह, प्राइवेट कंपनियां और इन सब का राजनीतिक व्यवहार भी शामिल है। ये राजनीति को उसकी असलियत में पकड़ने की कोशिश है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हम पूरे खेल को देख रहे हैं, सिर्फ नियमों को नहीं। लेकिन इस तुलना को करने के तरीके पर भी तो बहस होगी। मतलब तुलना करें तो कैसे करें? मैंने सुना है कि इसे लेकर दो बड़े आइडिया हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये सुनने में बड़े टेक्निकल लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर इनका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। चलिए पहले वर्टिकल या लंबात्मक तुलना की बात करते हैं। इसके समर्थक कहते थे कि आप एक ही देश के अंदर अलग अलग लेवल की सरकारों की तुलना करो। मतलब जैसे भारत की केंद्र सरकार की तुलना किसी राज्य सरकार या फिर किसी नगर पालिका से करो। एक मिनट, ये तो सुनने में ही थोड़ा अजीब लग रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की तुलना उसी कंपनी के एक छोटे से शहर के ब्रांच मैनेजर से कर रहे हो। बिल्कुल। हैं तो दोनों एक ही कंपनी में, पर उनकी ताकत, उनके संसाधन, उनके नियम कायदे, सब कुछ तो इतना अलग है। इस तुलना से क्या नतीजा निकलेगा? आपने एकदम सही नस पकड़ी है। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। ऊपरी तौर पर शायद कुछ समानताएं दिख जाएं, लेकिन असल में जमीन आसमान का फर्क है। केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां, पैसा और अधिकार हैं, वो एक स्थानीय सरकार के पास हो ही नहीं सकते।
तो इससे कोई सामान्य सिद्धांत नहीं बन सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज इस आइडिया को ज्यादातर लोग नहीं मानते। तो फिर दूसरा और बेहतर तरीका क्या है? ये हॉरिजॉन्टल तुलना क्या चीज है? हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज तुलना वो है जिसे आज ज्यादातर विद्वान सही मानते हैं। यह आपके सीईओ वाले उदाहरण को ही आगे बढ़ाता है। इसमें हम एक कंपनी के सीईओ की तुलना दूसरी कंपनी के सीईओ से करते हैं। अच्छा। यानी एक देश की राष्ट्रीय सरकार की तुलना दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकार से। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियों से करना। हाँ, अब ये एक बराबरी की और मतलब की तुलना हुई। बिल्कुल। तो ये तुलना भी अलग अलग तरह से हो सकती है क्या? हाँ, इसके भी दो मुख्य तरीके हैं। एक है ऐतिहासिक आधार पर, जैसे हम आज की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की तुलना आजादी से पहले यानी ब्रिटिश शासनकाल की व्यवस्था से करें। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचे, हमारी जड़ें कहाँ हैं। बिल्कुल। कि आज जो हमारे सिस्टम में अच्छा या बुरा है वो कहां से आया है। और दूसरा तरीका? दूसरा है समकालीन, यानी आज के समय में अलग अलग देशों की तुलना करना। जैसे भारत की चुनावी प्रक्रिया की तुलना अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया से करना। विचारक जीन ब्लॉन्डेल जैसे लोग मानते हैं कि यही सबसे काम का तरीका है। क्यों? क्योंकि जब आप कई देशों की व्यवस्थाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तभी आप पैटर्न खोज पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि कुछ चीजें हर लोकतंत्र में एक जैसी क्यों होती हैं, या कुछ देशों में क्रांति क्यों होती है और कुछ में क्यों नहीं। बड़े सिद्धांतों का जन्म ऐसी ही तुलना से होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि तुलना कैसे करनी है, पर अब सवाल ये है कि तुलना करनी किस किस चीज की है, इसका दायरा कितना बड़ा है। अगर हम सिर्फ संविधान नहीं देख रहे तो फिर क्या देख रहे हैं? यहाँ भी शायद पुराने और नए नजरिए का टकराव है। बिल्कुल है। पुराना, जिसे हम कानूनी दृष्टिकोण कहते हैं, वो यही कहता था कि भाई संविधान और कानून में जो लिखा है बस उसी का अध्ययन करो। कौन सी संस्था कैसे काम करती है, किसके पास क्या कानूनी शक्ति है, बस। लेकिन इसमें तो वही रूल बुक वाली समस्या है। सिर्फ कागज पर लिखे नियम पढ़कर तो असली कहानी कभी पता नहीं चलती। और यही बात इसके आलोचकों ने कही। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सतही और दिखावटी अध्ययन होगा। मिसाल के तौर पर आप पुराने सोवियत संघ या आज के चीन का संविधान पढ़ लीजिए। कागज पर तो वो बहुत लोकतांत्रिक और बराबरी की बातें करता है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत वैसी है? बिल्कुल नहीं। भारत का उदाहरण भी तो है। हमारे संविधान का ढांचा संघीय है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन एक दौर था जब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी, कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। उस समय व्यवहार में ये व्यवस्था लगभग एकात्मक हो गई थी। सारे बड़े फैसले दिल्ली में होते थे। ये बात आपको सिर्फ संविधान पढ़कर कभी समझ नहीं आ सकती। एकदम सही। इसी कमी को दूर करने के लिए व्यवहारवादी क्रांति हुई। इसका कहना था कि हमें कानूनी दायरों से बाहर निकलना होगा और ये देखना होगा कि असल में लोग और संस्थाएं व्यवहार कैसे करते हैं। अच्छा। राजनीति सिर्फ संसद या अदालतों में नहीं होती, वो दबाव समूहों में, छात्र आंदोलनों में, लोगों की सोच में, उनकी राजनीतिक संस्कृति में भी होती है। हमें इन अनौपचारिक चीजों को भी समझना होगा। तो मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट को अपनी लाइब्रेरी से निकलकर असल में लोगों से बात करनी पड़ी, सर्वे करने पड़े, ये समझने के लिए कि जमीन पर चल क्या रहा है। सुनने में ये आज बहुत स्वाभाविक लगता है, पर उस समय ये एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा, बहुत बड़ा। तो आज अगर आप इसके दायरे की बात करें तो वो बहुत वसी, मतलब बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें राजनीतिक समाजीकरण, यानी एक बच्चा कैसे अपने राजनीतिक विचार बनाता है, हाँ, से लेकर राजनीतिक संस्कृति यानी समाज की राजनीति को लेकर क्या मान्यताएं हैं, राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, भ्रष्टाचार क्यों होता है, राजनीतिक हिंसा की जड़ें कहाँ हैं, और राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण जैसी अनगिनत चीजें शामिल हैं। तो क्या इसकी कोई तय सीमा है या ये बढ़ता ही जा रहा है? सच कहूं तो ये अभी भी एक विकास की अवस्था में है। इस पर आज भी बहस चलती है कि इसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। लेकिन एक बात साफ है, इसका दायरा लगातार बड़ा और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब सुनने में अकादमिक तौर पर तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक स्टूडेंट के लिए इसका क्या महत्व है? हमें तुलनात्मक राजनीति क्यों पढ़नी या समझनी चाहिए? इससे हमें क्या मिलता है? इसका महत्व कई लेवल पर है। सबसे पहला और सीधा फायदा तो ये है कि ये हमें राजनीतिक व्यवहार को समझने का एक चश्मा देता है। ये हमें अपनी और दूसरे देशों की राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। विचारक रॉय मैक्रीट्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा गाइड है
जो आपको घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर करा देता है। ये तो बहुत बढ़िया उपमा है, लेकिन क्या ये एक तरह का खतरा भी नहीं है? कहीं से हम चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सरल तो नहीं कर देते? ऐसा महसूस करना कि एक स्टडी पढ़कर हम किसी देश की पूरी राजनीतिक हकीकत समझ गए। आपका सवाल बहुत जायज़ है, और ये एक खतरा है जिससे अच्छे विद्वान हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद किसी देश को एक छोटे से डिब्बे में बंद करना नहीं है, बल्कि सोचने के लिए नए टूल देना है। तो ये हमें उन सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है जो अक्सर हमारे मन में आते हैं। हाँ, जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों लगभग एक साथ आज़ाद हुए, दोनों को ब्रिटिश राज की एक जैसी विरासत मिली। फिर ऐसा क्यों हुआ कि भारत में लोकतंत्र ज़्यादातर समय पटरी पर रहा, जबकि पाकिस्तान में बार बार सेना ने सत्ता पर कब्जा किया? ये सवाल तो बहुत बड़ा है और अक्सर लोगों के मन में आता है। चलिए इस पर एक मिनट रुकते हैं। तुलनात्मक राजनीति हमें इस गुत्थी को सुलझाने में कैसे मदद करती है? वो किन चीज़ों पर गौर करती है? देखिए, ये कोई एक जवाब नहीं देती, बल्कि हमें सही दिशा में सवाल पूछना सिखाती है। यह हमें सिर्फ बंटवारे से आगे देखने को कहती है। ये कहती है, तुलना करो। किन चीज़ों की? पहला, आज़ादी के फौरन बाद दोनों देशों में सेना की क्या भूमिका थी? भारत में सेना सख्ती से सरकार के अधीन रही, पाकिस्तान में शुरुआत से ही उसका दखल था। अच्छा। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं कितनी मजबूत थीं? भारत को कांग्रेस पार्टी के रूप में एक मजबूत देशव्यापी संगठन विरासत में मिला, जिसने शुरुआती दशकों में स्थिरता दी। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग बंटवारे के बाद कमजोर पड़ गई। और तीसरा, समाज में जमींदारों और सामंती ताकतों का कितना प्रभाव था? जब आप इन सब चर यानी वेरिएबल्स की तुलना करते हैं, तब आपको असली तस्वीर दिखनी शुरू होती है। ये वाकई दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक जवाब देने के बजाय हमें जवाब तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। इसके और क्या फायदे हैं? दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ये राजनीति के अध्ययन को ज्यादा वैज्ञानिक बनाने की कोशिश करता है। 50 के दशक में जो व्यवहारवादी क्रांति हुई, उसका यही लक्ष्य था। अच्छा। तुलना के जरिए हम राजनीतिक व्यवहार में पैटर्न या नियमितताएं खोजते हैं। जैसे विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, जो हर जगह लागू होता है। वैसे ही राजनीति में भी कुछ सामान्य नियम बनाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। हालांकि राजनीति इंसानों से जुड़ी है, इसलिए ये उतना सटीक नहीं हो सकता, पर कोशिश यही है। और इन पैटर्न से फिर सिद्धांत बनाने में मदद मिलती होगी। बिल्कुल, ये इसका तीसरा महत्व है, सिद्धांत निर्माण में मदद। जब आप वास्तविक घटनाओं और आंकड़ों को देखते हैं, तो आप बेहतर सिद्धांत बना सकते हैं, जो सिर्फ कल्पना पर नहीं बल्कि हकीकत पर आधारित हो। और आखिरी फायदा? चौथा और आखिरी फायदा ये है कि ये पुराने प्रचलित सिद्धांतों की जांच भी करता है। अरस्तू के जमाने में जो सिद्धांत बने थे, क्या वो आज की दुनिया पर भी लागू होते हैं? समय के साथ हर थ्योरी का टेस्ट होना जरूरी है, और तुलनात्मक राजनीति यही काम करती है। तो कुल मिलाकर ये एक लगातार विकसित होने वाला जासूसी जैसा काम है। हम सुराग इकट्ठा करते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में सत्ता का खेल कैसे खेला जाता है। हम संविधान की धूल भरी किताबों से शुरू हुए और अब लोगों की सोच, उनकी संस्कृति और उनके व्यवहार की जटिल गलियों तक पहुंच गए। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही मौलिक और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम देखते हैं कि हर देश की राजनीतिक कामयाबी की कहानी उसके अपने इतिहास, समाज और संस्कृति की अनूठी मिट्टी में उगती है, तो क्या दुनिया के लिए कोई एक सबसे अच्छा राजनीतिक मॉडल बनाना या उसे हर देश पर लागू करना मुमकिन भी है? मतलब क्या लोकतंत्र का एक ही मॉडल है जो हर जगह फिट हो सकता है? या फिर हर समाज को अपनी ज़रूरतों और अपनी ज़मीनी हकीकत के हिसाब से अपना रास्ता खुद ही खोजना होता है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस विषय को इतना ज़रूरी और दिलचस्प बनाता है।